आज देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में हम पार्ट गांधी एरा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपका एफ कैट हो या सी डी एस हो, दोनों में मॉडर्न हिस्ट्री से या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, मॉडर्न हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ आते हैं। और उसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका गांधी एरा है, क्योंकि गांधी एरा में बहुत सारे मूवमेंट्स हैं, वो हम सब धीरे धीरे करके कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना गांधी एरा। गांधी एरा में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए गांधी एरा कब से कब तक चला है। तो देखिए, सबसे पहली बात, गांधी एरा हमारा कब से कब तक चला है। तो गांधी एरा जो है आपका 1990 से, ठीक है गाइस, 1942 तक चला है। इसको गांधी एरा ही क्यों कहा जाता है? इसको गांधी एरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सारा जो भी एरा है या इसमें जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं उसमें गांधी जी का सबसे स्पेशल एक इन्वॉल्वमेंट रहा है, उन्हीं के थ्रू ये सब कुछ चला है, इसलिए इसको गांधी एरा कहते हैं। अब चलिए, अब सबसे पहले गांधी एरा में सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं महात्मा गांधी से, कि उनका महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ, ये क्या हुआ, ये सब हम उनको कवर करते हैं उनके लाइफ के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है मोहन गांधी का, मतलब कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था। तो गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। ठीक है, मोहनदास इनका लगा था और करमचंद गांधी इनके पापा का नाम था। ठीक है, अब सेकंड बात आती है इनकी बर्थ कब हुई। तो आप जानते हैं 2 अक्टूबर को हर साल हम गांधी जयंती बनाते हैं और इसी दिन हम नॉन वायलेंस डे भी बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपका 2 पॉइंट कवर हो गए। एक तो गांधी जयंती बनती है और एक आपका नॉन वायलेंस डे बनता है। ठीक है, तो ये आपका एक कवर हो गया है जीके का स्टैटिक पोर्शन का, टाइम, स्पेशल डेज और उनकी डेट के बेसिस पे। ठीक है, तो कब जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात में हुआ था। गुजरात में कहाँ हुआ था? गुजरात में याद रखिएगा आप, ये आपका कटियावाड़ा में हुआ था। ठीक है, अगर आपने गंगूबाई देखी है तो जो गंगूबाई वाला जो एरिया था, वही एरिया, मतलब जो जगह थी, उसी जगह में यहाँ ये इनका जन्म हुआ था। अब बात आती है इनके फादर का नाम क्या था। तो मैंने आपको बताया अभी ऊपर, इनके इस नाम में खुद करमचंद गांधी इनके फादर का नेम था। इनकी मदर का नेम क्या था? तो इनकी मदर का नाम पुतलीबाई था। ठीक है, इनकी वाइफ का क्या नाम था? तो इनकी वाइफ का नाम कस्तूरबा, ठीक है, कस्तूरबा गांधी था। और इनकी जो शादी हुई थी गांधी जी की 1883 में हो चुकी थी। अब आप लगा सकते हैं 69 में इनका जन्म हुआ था और 1883 में हुआ था। तो अगर मैं इसको 9 कह दूं तो आप कहेंगे 20 ईयर्स, और 20 ईयर्स में आप 6 माइनस कर देंगे तो यानी कि 14। ठीक है, 14 ईयर्स की एज में इनकी मैरिज हो गई थी। अब आती है कि गांधी जी का ये मेन बायोग्राफी। अब इनकी डेथ भी जान लीजिए, इनकी डेथ कब हुई थी। तो इनकी डेथ आप याद रखिएगा, गांधी जी की डेथ आपकी हुई थी 30 जनवरी 1948 में। ठीक है, आज़ादी के 1 साल बाद ही हो गई थी। और इनका आप जानते हैं इनके बॉडीगार्ड ने इनको गोली मारी थी। अब इनके बारे में कुछ और जानने वाली बात यह है कि गांधी जी के 4 बच्चे थे। उनके नाम क्या थे? सबसे बड़े बेटे का नाम हरीलाल था, फिर मनीलाल था, फिर रामदास था और सबसे लास्ट देवदास था। ठीक है गाइस, ये देवदास पारो वाला देवदास नहीं है। ठीक, अब बात आती है इसके अलावा इनके एक अडॉप्टेड सन थे। अब उनका नाम क्या था? उनका नाम था जमुना लाल बजाज। ठीक है, जमुना लाल बजाज इनके एडॉप्टेड सन थे। अब बात आती है कि गांधी जी के जीवन में और क्या क्या था। तो एक चीज़ और याद रखिएगा, गांधी जी की प्रिय शिष्य, ठीक है, हाँ, शिष्य यानी कि फीमेल थी और वो इंडियन नहीं थी। उनका नाम था आपका, देखिए, लिख सकते हैं आप उनका नाम, मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, मैडलिन सैलडे। ठीक है, ये उनकी प्रिय शिष्य थी, उनका नाम था। और गांधी जी इनको, मतलब जैसे निकनेम से बोलते हैं, एज ए लव नेम से बोलते थे, मीरा बेन। क्या बोलते थे? मीरा बेन। ठीक है गाइस, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, फिर ये इरेज हो जाएगा। चलिए, अब और बात चल करते हैं हम इनके उसके बारे में कि और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत से एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे। तो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु याद रखिएगा गोपाल कृष्णा गोखले थे। ठीक है, ये उनके पॉलिटिकल गुरु थे। ये खत्म होती है बात गांधी जी के, एक बात करें तो बायोग्राफी टाइप की, उनका कब जन्म हुआ, कब डेथ हुई, कौन फादर वगैरह था। अब और चीज़ें इसमें क्या ऐड होती है कि 1888 में गांधी जी लंदन गए। कहाँ गए थे? लंदन। और याद रखिएगा, गांधी जी हो, नेहरू जी हो, ज़्यादातर सब, सुभाष चंद्र बोस हो, लंदन इसलिए जाते थे क्योंकि उस टाइम एलएलबी यानी कि आपका लो, वकालत जिसे कहते हैं, वो
ट्रेंड में था, जैसे कि पीछे बीटेक था, बीटेक नहीं है अब बीएससी वगैरह है, इसी तरीके से उस टाइम ट्रेंड था और लंदन ही इसकी पढ़ाई होती थी। तो 88 में गांधी जी वहाँ गए और 1891 में यानी कि 3 साल बाद अपनी वकालत करके वो वापस आए। और कहा जाता है जब वो वापस आए तो 2 साल तक उन्हें कोई ऐसा खास काम नहीं मिला उनकी पसंद का। वो बाहर कोर्ट के आगे बस सिंपल नॉर्मल, जिसे बोलते हैं आपके स्टाम्प पेपर पे लिखना हो गया है, या नॉर्मल एफिडेविट टाइप वाली इन्हीं टाइप की जॉब मिलती थी, जिससे वो खुश नहीं थे। उसके बाद अभी कहानी आती है, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, क्योंकि याद रखिएगा फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो कोई भी हिस्ट्री हो स्टोरी बेसिस पे हमें ज़्यादा अच्छे से याद रहती है। तो ये बात है आपकी 1893 की। 1893 में दादा दादा अब्दुल्ला थे, जो साउथ अफ्रीका से थे। ठीक है, सॉरी, साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका से थे। यहाँ मिसप्रिंट हो गया गाइस, साउथ अफ्रीका है, इसको क्रेज करिए, क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका से थे। और ये दादा अब्दुल्ला जो थे, ये गांधी जी के फादर के, ठीक है, दोस्त थे। जब ये आते हैं तो आप जानते हैं जब कोई दोस्त बाहर से आता है तो बच्चे की बड़ाई तो की जाती है। तो इन्होंने स्टार्ट कर दी अपने बच्चे की बड़ाई करना। अरे दादा, तुम्हें पता है मेरा गांधी जो है वकालत करके आया है, वो भी लंदन से, पूरा लंदन से बहुत पढ़ा लिखा है, और यहाँ पे तो ऐसे ऐसे केस सॉल्व करता है कि पूछो मत ये वो करके। अब भाई बोलो गांधी, अब गांधी जी क्या बोलते हैं, उन्होंने कहा हाँ 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 हाँ, वो गर्दन हिलाते रहे। अब दादा अब्दुल्ला के जो थे वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे वहाँ पे। तो उनका एक केस बहुत टाइम से अटका हुआ था, और उस केस को वहाँ के कोई भी वकील हो वो उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा था, वो हर बार हार रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा बेटा इतना ही वकील है तो गांधी तुम मेरे साथ चलो, मेरा एक केस है, मैं तुम्हें उसको बताता हूँ, उसको सॉल्व तुम करना। तो उनके पापा बोले हाँ हाँ बिल्कुल जाएगा, जाएगा ना भाई। उन्होंने, गांधी जी को तो बहुत टाइम से इंतजार था कि उनका कोई केस मिले। अब वो वहाँ चले गए इनके साथ। ठीक है, 1983 में वे दादा अब्दुल्ला के साथ साउथ अफ्रीका चले गए। ठीक है, और जब साउथ अफ्रीका में चले गए तो उनका पहला केस था जीवन का। उसने उस केस को इतनी अच्छे से स्टडी किया, और उस केस को 3-4 हेयरिंग में या 2-3 हेयरिंग में अब्दुल्ला के को जितवा दिया। अब्दुल्ला इतने खुश हुए, उन्होंने इतना सारा पैसा दिया और कहा जाओ। अब गांधी जी इतनी मुश्किल से तो आए थे, अब कैसे चले जाते। तो गांधी जी ने क्या काम किया, एक ट्रेन से, फर्स्ट क्लास ट्रेन का, यानी कि जिसे बोलते हैं फर्स्ट क्लास, जिसमें इंडियंस अलाउ नहीं थे, सिर्फ ब्रिटिशर्स अलाउ थे, उस ट्रेन में इन्होंने टिकट लिया, उस टिकट में चले गए। अब जब उस टिकट में चले गए तो देखा कि ये सिर्फ अकेले इंडियन है, बाकी सब के सब जो है फॉरेनर्स थे। और उन्होंने इनसे को कहा कि तुम इसमें क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है यहाँ इंडियंस लोग और कोई अलाउ नहीं है। तो उन्होंने, गांधी थे, वकील थे, इन्होंने अपनी वकालत शुरू कर दी कि मैं कैसे नहीं हूँ, मेरे पास टिकट है, आई हैव राइट्स वाला ये करके उन्होंने इनके गाल पे थप्पड़ मार दिया। अब गांधी जी को लगा कि एक गाल पे थप्पड़ मार दिया, और दिखा गांधी जी को मैं पतला सा हूँ और ये है कम से कम 20-30, कैसे लड़ूंगा। तो उन्होंने दूसरा गाल भी आगे कर लिया कि शर्म आएगी। वो अंग्रेज थे, अंग्रेजों को कहाँ शर्म आने वाली, उन्होंने दूसरे गाल पे भी उनके थप्पड़ मार दिया। और उसके बाद गांधी जी को सबने मिलके फेंक दिया ट्रेन के बाहर। ये था गांधी जी के जीवन में टर्निंग पॉइंट। और याद रखिएगा कि ये 1981, ये वो 3 साल थे जिसमें गांधी जी ने अपनी बायोग्राफी, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, उसमें साफ साफ लिखा है कि ऐसा कोई ऐब नहीं है जो मैंने इन 3 साल में नहीं किया। और आप जान सकते हैं एक जवान लड़का जब लंदन जाएगा तो कैसे कैसे ऐब कर सकता है। ठीक है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सभी जवान हैं। तो ये उन्होंने अपनी स्टोरी में साफ साफ लिखा है। ठीक है, तो अब ये बिगड़े हुए थे, और यहाँ जब ये गए और जब इनको फेंक दिया गया, अब क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म है जहाँ गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया। तो याद रखिएगा वो है आपका मेरी ब्यास बाग। ठीक है, और ये वो प्लेटफॉर्म है जहां आज गांधी जी की एक प्रतिमा बनी हुई है, यानी कि स्टैचू ऑफ गांधी जी बना हुआ है वहां पे साउथ अफ्रीका के अंदर। और यहाँ गांधी जी गए नहीं, वहां बैठे रहे और सोचते रहे कि जब मैं एक वकील, मेरे वकील को इन्होंने ये हाल किया है तो पता नहीं। ठीक है, तो ये गांधी जी के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट था, और गांधी जी ने ठान ली कि अब तो मैं साउथ अफ्रीका के लोगों को भी आज़ाद कराऊंगा और इन अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाऊंगा। और यही था जब गांधी जी ने कहा था, आज तुमने मुझे ट्रेन से फेंका है, एक दिन मैं ही तुम्हें दुनिया से बाहर फेंकूंगा। तो ये स्टार्ट होती है यहाँ से गांधी जी के पूरी सत्याग्रहों की कहानी, यानी कि उनके मूवमेंट्स की कहानी, किस तरीके से उन्होंने आज़ादी में कंट्रीब्यूशन दिया और किस तरीके से नहीं। तो उसी के बाद ठीक 1 साल बाद 1894 में गांधी जी ने नेशनल कांग्रेस की,
स्थापना की साउथ अफ्रीका में की, याद रखना ये आपकी साउथ अफ्रीका में ही हुई थी। ठीक है, साउथ अफ्रीका के लोगों को अंग्रेजों को गांधी जी ने समझाया कि लोग आते हैं, तुम्हें लाइन में खड़ा करते हैं और हंटर मार के चले जाते हैं, तुम कुछ नहीं होते। तो उन्होंने कहा, गांधी जी ने कहा विद्रोह करो। तो उन्होंने कहा विद्रोह होता क्या है, हम जानते ही नहीं है, हमारे पापा खाते थे, हम भी खा रहे हैं। तो गांधी जी ने कहा इनको नहीं पता। तो गांधी जी ने, वकील थे, माइंडेड थे, उन्हें पता था कि अगर वो कोई भी फाइट वगैरह या उस तरीके का अटैक करेंगे तो ये जेल जा सकते हैं। तो इन्होंने इस टाइम क्या किया, इन्होंने एक रास्ता निकाला, यानी कि जब मेरी इनकी वाइफ है कस्तूरबा बहन जो थी, इनकी शादी यंग हो चुकी थी, तो इन्होंने सोचा कि मतलब उनको अपनी कोई विश पूरी करानी होती थी, वो भूख हड़ताल कर लेती थी। यानी कि गांधी जी ने भी यही स्टार्ट किया, भूख हड़ताल। तो गांधी जी इनके बाहर जाते थे, भूख हड़ताल करते थे, अनशन करते थे, लोग आते थे उनके साथ और ये गाना गाते थे, रघुपति राघा राम, इन अंग्रेजों को थोड़ी बुद्धि दे भगवान। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे भजन करते थे और अंग्रेज इनके आके हार मान के उस चीज़ को अप्लाई करने लगते थे। साउथ अफ्रीका में जब ये दिखा तो साउथ अफ्रीका में लोगों ने इनकी हेल्प साथ इनके बैठने लगे, इस तरीके से बढ़ता चला गया। तो 1944 में नटल कांग्रेस की स्थापना की गांधी जी ने। उसके बाद 1904 में सबसे पहला आश्रम, याद रखिएगा गांधी जी ने 3 आश्रम बनवाए हैं और ये आश्रम पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि कौन सा आश्रम कब बना और कितने आश्रम बनवाए। तो याद रखिएगा 3 आश्रम है। पहला आश्रम 1904 में फोनिक्स आश्रम बनवाया। उसके बाद 1906 में फर्स्ट सत्याग्रह करा गांधी जी ने। ठीक है, सेकंड इनका आश्रम कहाँ है अगर पूछे तो देखो, सेकंड आश्रम भी इनका साउथ अफ्रीका के अंदर ही है और वो कब बनवाया था, वो 1910 में बनवाया था। उसका नाम टोल्स्ट्री आश्रम है। ठीक है, उसके बाद 9 जनवरी 1915 में गांधी जी इंडिया आते हैं और जब इंडिया आते हैं गांधी जी तो यहाँ पे भी एक आश्रम का स्थापना करते हैं। वो होता है आपका 1960 से 97 तक और उस आश्रम का नाम क्या होता है, वो आश्रम होता है आपका साबरमती आश्रम। कहाँ है, गुजरात में। ठीक है, याद रखिएगा वो है आपका साबरमती आश्रम। ठीक है, कहाँ है आपका, ये है आपका गुजरात में। ओके गाइस, अब नेक्स्ट बात आती है गांधी जी के कुछ न्यूज़पेपर हैं। गांधी जी के 3 न्यूज़पेपर थे, कौन कौन से थे, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और एक हरिजन। इंडियन ओपिनियन याद रख लिया, पूछ लिया जाता है कि कौन सा इनका ऐसा न्यूज़पेपर था जो साउथ अफ्रीका में ही छपता था। तो इंडियन ओपिनियन इनका वो अखबार था या वो न्यूज़पेपर था जो साउथ अफ्रीका में ही प्रिंट होता था। ठीक है, ये आती है इनके न्यूज़पेपर की। अब बात आती है गाइज कॉन्स्टिट्यूशन से हम इनकी बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है इनके निक नेम्स की। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इनको कौन सा निक नेम किसने दिया और कब दिया। तो देखिए, निक नेम की बात करते हैं। चलिए निक नेम वाली लिस्ट आ गई है। तो निक नेम पहले हम पढ़ते हैं कि निक नेम इनका किसने क्या क्या दिया। तो याद रखिएगा, निक नेम की बात करते हैं तो बापू यानी कि महात्मा गांधी बापू जो है इनको पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। महात्मा, ठीक है, महात्मा जो है इन्हें रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने दिया था। और राष्ट्रपिता यानी कि फादर ऑफ नेशन इनको सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। ठीक है, कब कर सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। अब हम पढ़ेंगे, जब सुभाष चंद्र बोस पढ़ेंगे अगर गांधी एरा में सुभाष चंद्र बोस ने किस सन में इनको दिया और किस वजह से इनको दिया है, सब हम वहाँ कवर करेंगे। उसके बाद एक इनको टाइटल मिला था मलंग बाबा इनको मिला था कबालिया, यानी कि कबालिया जैसे काबिल या कबालिया जो कबीले होते हैं, कबीले वालों ने इनको मलंग बाबा का टाइटल दिया था। उसके बाद अर्धनग्न फकीर यानी कि हाफ नेकेड बेगर जो है इनको विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, और याद रखिएगा विंस्टन चर्चिल आपका आने वाले टाइम में जब हम धीरे धीरे करेंगे तो वहाँ पता लगेंगे कि ये जो है प्रेसिडेंट रहा है। और ठीक है, ब्रिटिश का जो आगे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम इसकी इन्वॉल्वमेंट हमें वहाँ नजर आएगी। तो नाम याद रखिएगा। अब सेकंड आता है, लास्ट आता है जादूगर यानी मैजिशियन की उपाधि इन्हें किसने दी है। तो याद रखेंगे आप शेख मुजीब उल रहमान ने इनको दी थी। ठीक है, ये कुछ निकनेम्स थे जो याद रखने हैं। अब आती है कुछ इनकी बुक्स है, जो बुक्स के नाम भी आपको याद रखने हैं। तो क्या क्या बुक है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये याद रख सकते हैं, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ठीक है, उसके अलावा एक है इनका इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये बुक है इनकी। सिर्फ ऑटोबायोग्राफी यही है, याद रखिएगा, ये बाकी सब इनकी नॉर्मल बुक्स है। ठीक है, ये है द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है, भविष्य का चक्का। ये आता है फ्रीडम्स बैटल, ठीक है, ये आती है
कॉन्सिस्ट ऑफ सेल्फ, एक इनकी आती है गीता माता, और एक है इनकी सुनो विद्यार्थियों, ठीक है, या सुनो स्टूडेंट्स कह सकते हो, या सुनो विद्यार्थियों। ये इनकी एक और किताब थी, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी। अब आगे के चलते हैं हम और अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ पे। ये मैंने आपको बुक्स बताई, अब आता है इनका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गांधी एरा स्टार्ट होगा यहाँ से हमारा, ठीक है, कंट्रीब्यूशन इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि कह सकते हैं भारत के स्वतंत्र संघर्ष में इनका सम्मेलन, या कह सकते हैं इनका भागीदारी क्या क्या रही है। तो सबसे पहले स्टार्ट करें तो इनके 3 स्टार्टिंग में इन्होंने सत्याग्रह या कह सकते हैं मूवमेंट्स किए, लेकिन वो बहुत छोटे लेवल के थे। जैसे कि पहला किया है इन्होंने 1917 में, 1917 में इन्होंने कौन सा किया, 1917 में इन्होंने किया है आपका चंपारण, ठीक है, चंपारण मूवमेंट हुआ। इस मूवमेंट में क्या हुआ था, तो इस मूवमेंट में वहाँ के जो फार्मर्स थे, वहाँ पे ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे इंडिगो उगाने के लिए, और इंडिगो उगा के क्या होता था, जब इंडिगो उगाते थे तो उस जगह की जो फर्टिलिटी थी वो ख़त्म हो जाती थी और कोई नहीं उग पाती थी। उस टाइम नील बहुत उसमें था तो इंडिगो उगवाते थे, लेकिन क्या हुआ, इंडिगो इन्होंने फार्मर से ज़बरदस्ती इंडिया के उगवाया, लेकिन बाद में बाहर से आया कि अब इंडिगो की ज़रूरत नहीं है, इन्होंने कहा इंडिगो नहीं खरीदेंगे। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे पता चला लोगों की गांधी है साउथ अफ्रीका में, इस तरीके से करके आया, तो वो उनके पास गए और वहाँ पे गांधी जी ने अनशन करके, वही भूख हड़ताल करके, आप जानते थे एक ही हथियार था इनके पास, भूख हड़ताल करके वहाँ के लोगों को इन्होंने रकम दिलवाई, उनका इंडिगो सेल कराया। तो ये एक छोटे लेवल का तो सक्सेस रहा। सेकंड आता है इनका 1928, सॉरी 1928 कह रहा हूँ, 1918 में, 1918 में 2 हुए हैं। एक हुआ है इनका इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद मील, ठीक है, मील सत्याग्रह। इसमें क्या होता है, मील के फार्मर्स जो होते हैं उनके टेक्सटाइल वगैरह उनकी, उनसे काम ज़्यादा करवा लेते हैं, काम बनवा लेते हैं, उनका काम बन जाता है, उनसे पहले प्रॉमिस करते हैं अंग्रेज़ कि अब आपको डबल सैलरी देंगे, आप पे कीजिए, क्योंकि उस टाइम महामारी चल रही होती है, ठीक है, और ये काम कराने के बाद नहीं देते, तो वहाँ पे भी इन्होंने गांधी जी ने सत्याग्रह किया और ये भी इनका सक्सेस रहा, ठीक है। और 1918 में ही इनका एक तीसरा होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है खेड़ा, जिसका नाम होता है गाइस खेड़ा सत्याग्रह, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह होता है, ये भी सक्सेसफुल रहता है। इसी के दौरान वहाँ पे ब्रिटिशर जो है खलीफा, आप जानते हैं इस्लाम में खलीफा होते थे, क्योंकि जब मॉडर्न आप मिडल में हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा खलीफा, तो वहाँ के खलीफा को ये मार देते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, मुस्लिम जितने भी होते हैं हर स्टेट्स में, हर कंट्रीज़ में जो है ठीक है, खिलाफत आंदोलन चल जाता है आपका। तो उस दौरान 1990 में ये चलता है और इंडिया से 2 लोग इसको लीड करते हैं, उनके नाम याद रखिएगा। एक थे आपके शौकत अली, सही से लिख देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, एक थे आपके गाइस शौकत अली, और एक थे आपके मोहम्मद अली, ठीक है। ये 2 लीड करते हैं, लेकिन इनसे लीड नहीं होता, ये दोनों गांधी जी के पास जाते हैं और गांधी जी इसको लीड करते हैं और ये भी सक्सेसफुल रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि पहले यूनिटी हमारी कितनी थी कि एक मॉमडन के जो उनका मूवमेंट है उसको गांधी जी लीड करते हैं, वो खुद आके गांधी जी को इसको हैंड ओवर करते हैं, ठीक है। ये सब इनके छोटे छोटे लेवल के रहे। अब स्टार्ट होते हैं बड़े मूवमेंट्स की, और याद रखिएगा 1920 सबसे स्टार्टिंग हो रही है इम्पोर्टेंस मूवमेंट की, और इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा क्या है। ये होता है आपका नॉन कोऑपरेटिव या कोऑपरेशन मूवमेंट कह सकते हैं आप गाइस, ठीक है। 1920 में होता है और याद रखिएगा ठीक 2 साल बाद ये बंद हो जाता है, यानी कि 1922 में इसको बंद करना पड़ता है। और ये वो मूवमेंट था जो सक्सेसफुल लेवल पर चल रहा था, और कुछ टाइम चल जाता तो इंडिया को हमारी आज़ादी 1923 और 1924 के आसपास मिल चुकी होती, 1947 तक। अब याद रखिएगा इसमें क्या क्या हुआ, तो इसको याद रखिएगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था, इसमें गांधी जी ने क्या कहा, इसमें गांधी जी ने कहा कि जितने भी इंडियंस हैं
और वो फॉरेनर्स कंपनी में या फॉरेनर्स के यहाँ काम करते, वो सब इस्तीफ़ा दे दो। सब ने इस्तीफ़ा दे दिया और सब अपने यहाँ आ गए। जब पता चला जितने भी वकील थे, क्योंकि याद रखिएगा जितने भी एडवोकेट्स थे वो 50% से ज़्यादा इंडियन थे, टीचर्स जो थे वो भी इंडियन थे, और यूथ आप जानते हैं गांधी जी ने कहा कि बच्चा कोई पढ़ने भी नहीं जाएगा गवर्नमेंट स्कूल में। जब ये सब हुआ तो गवर्नमेंट्स, वहाँ की गवर्नमेंट यानी कि अंग्रेज़ों को टैक्स वगैरह और सैलरी आनी बंद हो गई, उनके काम रुक गए क्योंकि सब ज़्यादातर इंडियन थे। लेकिन इसमें क्या होता है, और इसमें गांधी जी हम जानते हैं, याद रखिएगा एक रोलेट एक्ट चलता था जिसके तहत जितने भी है, अगर कोई भी वायलेंस होती है तो जितने भी ब्रिटिशर्स है वो बिना किसी भी कार्रवाई के उनको गोली मार सकते थे, ये था। इसीलिए गांधी जी ने सत्याग्रह यानी कि नॉन अहिंसा का स्टार्टिंग की थी। इनका यही था, जाएंगे चुपचाप बैठेंगे, भजन करेंगे और अपने अनशन करके इसी से इसको कराएंगे, क्योंकि वकील थे, उनको पता था कि अगर हम कोई भी अटैक या किसी तरीके करेंगे वो लोगों को मार देंगे। लेकिन क्या होता है, दिन था 5 फरवरी, ठीक है गाइस, तो याद रखिए गाइस दिन था 5 फरवरी और ईयर था आपका 1922। यहाँ एक इंसिडेंस हुआ जिसको कहते हैं चोरी चोरा कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, चोरी चोरा कॉन्स्पिरेसी होती है गोरखपुर में, ये आपकी होती है। कहाँ होती है? गोरखपुर में गाइस, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में मिक्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए बच्चे दोनों तरीके के होते हैं, तो समझने में आसानी रहेगी। तो ठीक है, चोरी चोरा कॉन्स्पिरेसी होती है। इसमें क्या होता है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। चलिए 1 2 3 ओके, अब स्टार्ट करते हैं। इसमें होता क्या है, तो वहाँ के इस टाइम याद रखिएगा वहाँ के लीडर होते हैं जिनका नाम होता है भगवान दास। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, अंग्रेजों को जब देखा चोरी चोरी मूवमेंट बहुत अच्छे से, वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बहुत अच्छे चल रहा, तो उन्होंने क्या काम करा, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ ड्रिंक देनी यानी कि अल्कोहल देना शुरू कर दिया और वहाँ के लोगों को लगा दिया। तो भगवान दास वहाँ गए, उनकी चौकी पे, चोरी चोरा पे एक चौकी थी, उन्होंने कहा कि आप जो है एप्लीकेशन देने गए, कंप्लेन करने गए कि ये जो आपकी ड्रिंक की शॉप है ये आप मतलब अंदर नहीं खोल सकते, विलेज के बाहर रखिए, हमारा मूवमेंट में, हमारे आंदोलन में इसमें समस्या आ रही है। लेकिन वो क्या करते हैं, वो इनको अंदर डाल देते हैं जेल के अंदर। ठीक है, वो इनको जेल के अंदर बंद कर देते हैं और जब पता चलता है लोगों को तो लोग गांधी जी से कहते हैं, तो गांधी जी ने कहा कि तुम लोग वहाँ जाके बैठो, चुपचाप बैठे रहो, भजन गाते रहो, मैं पहुँच रहा हूँ। लोग जहाँ वहाँ बैठते हैं, कम से कम 1000 15 5000 लोग वहाँ जाके बैठ जाते हैं भगवान दास को छुड़ाने के लिए, और वहाँ जाके कुछ नहीं करते, वो गाना गा रहे होते, वही रघुपति राघव राम, इन अंग्रेजों को थोड़ी बुद्धि दे भगवान। तो वो ये गाना गा रहे होते हैं और वहाँ पे बैठ जाते हैं। तो वहाँ क्या होता है, वहाँ टोटल कुल मिला के आपके ज़्यादा नहीं 22 पुलिस कर्मचारी होते हैं, है ना, पुलिस ऑफिसर्स, और जो भी आपके कांस्टेबल होते हैं वो सिर्फ 22 होते हैं। वो बाहर आ जाते हैं सबके सब और उनको कहते हैं जा, तो वो लोग बोलते हैं हम आपको कुछ कह नहीं रहे, ना ही कोई दंगा फसाद कर रहे हैं, हम नॉर्मली यहाँ बैठे हैं और भजन कर रहे हैं, गांधी जी आ रहे हैं, हम उनका वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, वो बहुत बुरा भला कहने लगते हैं। ठीक है, जब वो बहुत बुरा भला कहते हैं तो क्या होता है, एक छोटा बच्चा जो होता है, छोटा बच्चा वहाँ का जो उस टाइम ऑफिसर होता है उसके सर पे पत्थर फेंके मारता है। जब वो देखता है खून निकल जाता है तो वो आईना देखता, ताव ना देखता, वो गोली लेता है और बच्चे के मार देता है, बच्चा मर जाता है। जब बच्चा मर जाता है और लोग देखते हैं कि एक छोटे बच्चे को गोली मार दी, और तो आप समझ सकते हैं 1000 1500 की लोग जब भीड़ टूटेगी तो क्या होता है, कुछ लोग दारू की बहुत दुकानों में घुसे, कुछ लोग कहीं घुसे, कुछ लोग पुलिसकर्मियों पर अटैक करा, और सबने क्या काम करा, अटैक करके 22 को जेल के अंदर बंद कर दिया और भगवान दास को आज़ाद कर लिया, और जितने भी अल्कोहल की बोतल थी वो सब वहाँ फोड़ दी। और क्या काम किया कि ये लोग ऐसे नहीं मारेंगे, ये नहीं सुधरेंगे, इनको जला दिया जाए, गंदगी को जला दिया जाए, और लोगों को जला देते हैं। जब वहाँ गांधी जी पहुँचते हैं तो देखते हैं पूरा पुलिस स्टेशन जो है आग में झुलस रहा है, और वो अब गांधी जी जानते थे कि अगर इस आंदोलन को बंद नहीं किया गया तो अभी तो सिर्फ 22 लोग मरे हैं, वो भी अंग्रेज हमारे हजारों मार देंगे, क्योंकि रोलेट एक्ट वहाँ उस टाइम पास हुआ हुआ था। तो गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी 12 फरवरी 1922 में इसको मूवमेंट को स्टॉप कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है और गांधी जी को 6 साल के लिए जेल में
कैद कर लिया जाता है। अब गांधी जी जानते थे कि अगर मैं 6 साल तक जेल के अंदर रहा तो जितना भी मैंने यूनिटी लाया हूँ, लोगों को यहाँ तक लाया हूँ, वो सब खराब हो जाएगा। तो गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं और भूख हड़ताल के कारण जब देखते हैं गांधी जी की हालत ज़्यादा खराब होती जाती है, तो ये लोग जानते थे अंग्रेज कि अगर गांधी जी की हालत या गांधी जी डाई हो गए इसके अंदर तो इनकी फिर कुछ नहीं बचने वाली। तो वो गांधी जी को ठीक 2 साल बाद यानी कि 2024 में रिलीज़ कर देते हैं। लेकिन इस दौरान क्या होता है, आप याद रखिएगा, 1923 में, ठीक है, स्वराज पार्टी बनती है। कौन सी पार्टी बनती है? स्वराज पार्टी। और याद रखिएगा स्वराज पार्टी के 2 प्रेसिडेंट या 2 लोग मिलके बनाते हैं। पहले होते हैं आपके मोतीलाल नेहरू यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के पापा, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके चित्तरंजन दास, ठीक है, चित्तरंजन दास, ठीक है। इलाहाबाद में इसको पार्टी को बनाते हैं। उसके बाद जब गांधी जी रिलीज़ होते हैं 1924 में, तो गांधी जी एक सेशन लेते हैं। और याद रखिएगा ये जितने भी नेशनल पार्टी के कांग्रेस पार्टी के जितने भी सेशन हुए थे, सिर्फ वन एंड ओनली वन सेशन है जो गांधी जी ने लीड किया है या गांधी जी इसमें प्रेसिडेंट रहे। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं रहा जिसमें गांधी जी प्रेसिडेंट रहे हो। लिस्ट मैं आपको दूंगा, एक लिस्ट के लिए भी वीडियो लाऊंगा इंपॉर्टेंट सेशंस की। तो याद रखिएगा 1924 में एक सेशन कहाँ हुआ था, तो ये आपका बेलम गांव में हुआ था, ठीक है। और इस सेशन को लीड किसने किया था? प्रेसिडेंट थे इसके गांधी जी। क्यों? क्योंकि गांधी जी को वापस लोगों में जो टूट गए हैं, जब अलग अलग पार्टीज बन गई है, उन सबको एक करना था। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप याद रखिएगा एक साइमन कमीशन की स्थापना होती है। अब साइमन कमीशन क्या होता है, अब हम वो समझते हैं साइमन कमीशन क्या था, क्या क्या उसमें आया। देखिए निकनेम वगैरह आपको मैं बता चुका हूँ। अब देखिए साइमन कमीशन की बात आती है कि साइमन कमीशन के बारे में क्या था, तो हम देख लेंगे। अब जाते हैं, पता चला स्कोर कैसा दिखता है कैसा नहीं दिखता, ये 2 लोग जानते थे। कौन कौन जानते थे? भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद। प्लान था साइकिल जाएगी, साइकिल की चैन उतरेगी, वो बाहर आएगा, उठेंगे, वो गोली मार देंगे। पता चला स्कोर तो उस दिन आया नहीं, आ गया उस दिन सांड्रस, ठीक है। और याद रखिएगा यही होती है आपकी 17 दिसंबर 1928 में सांड्रस मर्डर कॉन्स्पिरेसी। इस कॉन्स्पिरेसी में क्या होता है वही मैं आपको बता रहा हूँ। स्कॉट आया नहीं, सांड्रस आ गया। राजगुरु ने गोली मारी, गोली निकली उसके कान के पास, खून देखा, पहली बार खून देखा, हो गए बेहोश। भगत सिंह देखे अब क्या होगा, भगत सिंह लांगे दीवार गए और देखा कि सांडर्स जो है गोली मारने के लिए तैयार है। अपनी बंदूक निकाली, 3-4 गोली मारी, उसके बाद बोले भैया आओगे या जाए? चंद्रशेखर जी आए और लेकर भाग गए। ये हाँ होती है सांड्रस। और याद रखेगा इसी के तहत भगत सिंह को फांसी दी गई सांड्रस मर्डर केस में, ठीक है। कब दी गई? तो याद रखेंगे आप 23 मार्च 1931 में। डेट ही जबकि उनकी 24 मार्च, एक दिन पहले दे दिया गया था क्योंकि उनको दिख रहा था कि महात्मा गांधी या और लोग इनको आज़ाद करा लेंगे। अब बात आती है 1928 में क्या रिपोर्ट आती है, नेहरू रिपोर्ट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में गाइज, साथ जुड़े रहिएगा इस पार्ट को, ठीक है। तो नेहरू रिपोर्ट क्या है और आगे की कहानी हम कवर करेंगे। 1 और 2 क्लास लगेगी और यह अपनी पूरी कहानी अगर हम कंप्लीट करा देंगे, आज़ादी तक पूरी ले जाएंगे। तो इसको हम आगे कवर करेंगे क्या है क्या नहीं। इसके बाद सिविल डिसोबेडियंस मूवमेंट है और भी चीज़ें हैं, वो हम सब कवर करेंगे। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं फिर, बाय बाय।